Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. I am your educator Meghna Srivastava. So हमने वीडियोस अपलोड किए हैं फॉर सेल बायोलॉजी का वी वर डिस्कसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर होती है वो डिस्कस हो चुके हैं. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस हो गया है. सो आज मैं जो PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, मैं उसके कुछ PYQs डिस्कस करने के लिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ टॉपिक को. सो पहला क्वेश्चन जो कि 2015 जून का है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन बैक्टीरिया ग्रोइंग एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर वार्म्ड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड दे आर मोस्ट लाइकली टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन लिपिड विथ मोर. ठीक है. सो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि जब बैक्टीरिया जो कि ग्रो कर रही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ग्रो कर रही है, उसको वार्म किया गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो उसके मेम्ब्रेन लिपिड में क्या सिंथेसाइज होगा. ठीक है. सो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकंड इज शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, थर्ड ऑप्शन इज लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सो जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है फ्लूइडिटी का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, लिपिड बायलेयर की फ्लूइडिटी का है. इन जनरल हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें ये था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होता है ना. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज होता है देन द फ्लूइडिटी इंक्रीजेस, फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. सो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमें फ्लूइड मेम्ब्रेन को जो फ्लूइडिटी है उसको एक ऑप्टिमल वैल्यू ले आना इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्मल ग्रोथ. एंड नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमें एक ऑप्टिमल वैल्यू होनी चाहिए फ्लूइडिटी की. सो जैसा कि हम देख सकते हैं टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हमारे जो लिपिड बायलेयर है उसमें थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. जो लिपिड बायलेयर होती है उसमें लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, वो ज्यादा सिंथेसाइज होंगे, क्योंकि हॉट जब क्लाइमेट में हम यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन. सो आंसर यहाँ पर 3 है, जो कि है क्या था आंसर कि जो जब बैक्टीरिया का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो उसमें लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे वो मोर हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उन्हें हमें फ्लूइडिटी को मेंटेन करना है ना. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है. फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाने का मतलब है कि फ्लूइड जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत फ्लूइड हो जाएगी, बहुत क्या होगी, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. सो उसको मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमल वैल्यू लाने के लिए जो एनिमल्स हॉट क्लाइमेट में, ठीक है, हॉट क्लाइमेट मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, उनको मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर में should have high proportion of saturated fatty acid in the lipid of the plasma membrane. उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट हाई होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट है नंबर ऑफ कार्बन चेन लेंथ इज हाई टू डिक्रीज द फ्लूइडिटी. ठीक है. सो नंबर ऑफ कार्बन चेन लेंथ जो होता है वो भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. ठीक है. ताकि क्या हो कि जो फ्लूइडिटी जो है उसको डिक्रीज किया जाए मतलब ऑप्टिमल वैल्यू पे लाया जाए. क्योंकि क्या है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइडिटी बढ़ जाती है ना, ऑप्टिमल नहीं रह जाती है. तो ऑप्टिमल को लाने के लिए क्या होता है, फ्लूइडिटी को ऑप्टिमल वैल्यू पे लाने के लिए या फिर फ्लूइडिटी को डिक्रीज करने के लिए ताकि वो ऑप्टिमल वैल्यू पे आए, नंबर ऑफ कार्बन चेन लेंथ जो होते हैं वो हाई होते हैं. द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रांस कॉन्फर्मेशन शुड बी हाई. ये हमने डिस्कस किया था क्लास में मेन वीडियो में कि जो 2 कॉन्फर्मेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं कार्बन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. जो भी कार्बन जो हमारी फैटी एसिड चेन है, ठीक है, एक होता है सिस एंड ट्रांस. ठीक है. सिस कॉन्फर्मेशन में लेट से अगर 2 यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल देख सकते हैं, इनपे कोई भी ग्रुप अटैच होता है अगर सेम साइड पे, ठीक है, एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप अगर इस तरीके से सेम साइड पे अरेंज होगा तो इसको सिस कॉन्फर्मेशन बोलते हैं. अगर कार्बन पे ऑपोजिट, अगर ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड पे इस पैटर्न से अरेंज्ड है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांस कॉन्फर्मेशन. ठीक है. सो एनिमल्स लिविंग इन हॉट क्लाइमेट टू मेंटेन द फ्लूइडिटी शुड हैव हाई ट्रांस कॉन्फर्मेशन शुड बी हाई. उनके लिपिड बायलेयर में ट्रांस कॉन्फर्मेशन हाई होना चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड कंटेंट शुड बी हाई.
ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन जो था, इस एक्सप्लेनेशन से वी कैन सी दैट कि जब बैक्टीरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है, टू मेंटेन द फ्लूइडिटी उनके लिपिड मेम्ब्रेन में लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट हाई हो जाएगा। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है ये रिसेंट जून 2023 का पार्ट इवनिंग शिफ्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। So the question is, which of the following changes is energetically favorable and occurs spontaneously in an aqueous solution? ठीक है, कौन सा changes, जितने changes यहाँ mentioned है, इनमें से कौन सा change जो है वो energetically favorable है और spontaneously होगा, है ना, अपने आप spontaneously होगा, किसमें, aqueous सोल्यूशन में। aqueous सोल्यूशन मतलब वाटर के कांटेक्ट में आने से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि वो अपने आप होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ मेंशन्ड है, फॉर्मेशन ऑफ अ बाइलेयर फ्रॉम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, द सेकंड ऑप्शन इज डिस्पर्शन ऑफ वन ऑयल ड्रॉपलेट इनटू मेनी स्मॉल वंस। द थर्ड ऑप्शन इज टियरिंग ऑफ द लिपिड बाइलेयर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कन्वर्जन ऑफ द मेम्ब्रेन वेसिकल टू द फ्लैट बाइलेयर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है, विच इज फॉर्मेशन ऑफ अ बाइलेयर फ्रॉम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर्मेशन जो है वो बाइलेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या हो, सो एक्वेस एनवायरनमेंट में अपने आप क्या होते हैं, लिपिड जो होते हैं वो बाइलेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनके जो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं दे फेस ईच अदर, वो एक्वेस एनवायरनमेंट को फेस ना करके अपने एक दूसरे को फेस करते हैं, और पोलर हेड ग्रुप जो होते हैं वो एक्वेस एनवायरनमेंट को एक्सपोज होते हैं। ठीक है, सो बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज वन, फर्स्ट स्टेटमेंट सबसे करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने मेंशन किया है, जिसमें ये बोल रहा है कि जब एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा लिपिड है, लिपिड क्या है, एम्पीफिलिक होता है, इसके पास एक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, जो वाटर के से लविंग है। ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में इजीली रह सकते हैं, वाटर लविंग स्पीसीज है। ठीक है, एंड ये जो हमारी जो चेन होती है लिपिड मॉलिक्यूल की जो चेन होती है, द फैटी एसिड चेन होती है, वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, मींस वाटर से डरती है, राइट। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब, वो वाटर से डरती है ना, सो वाटर के कांटेक्ट में इजिली नहीं रह सकती है। ठीक है, सो जब भी एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल, इसे हम एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, वो एक्सपोज होगा एक्वेस एनवायरनमेंट, मतलब वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये क्या करेगा, इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ये फॉर्म करता है स्फेरिकल मिसिलीज। ठीक है, अपने हाइड्रोफोबिक टेल से, एक सिंगल हाइड्रोफोबिक टेल से एक स्फेरिकल मिसिली का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि अपने हाइड्रोफोबिक टेल को क्या हो, एक्वेस एनवायरनमेंट से बचा सके, है ना। सो ये एक स्फेरिकल मिसिली का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर ये फॉर्मेशन करते हैं डबल लेयर्ड शीट और बाइलेयर्स। ठीक है, डबल लेयर शीट और बाइलेयर्स। ठीक है, डबल लेयर शीट का फॉर्मेशन करते हैं कौन, लिपिड के मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन लिपिड फॉर्म। जब भी मेम्ब्रेन लिपिड एक्वेस कंपार्टमेंट में आएगा या एक्वेस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा, इट विल आइदर फॉर्म स्फेरिकल मिसिलीज या फिर क्या फॉर्म करेगा, डबल लेयर्ड शीट या बाइलेयर। ठीक है, सो ये इसीलिए इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, फॉर्मेशन ऑफ अ बाइलेयर फ्रॉम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप एनर्जेटिकली फेवरेबल जो फॉर्मेशन होता है बाइलेयर का, जब भी क्या होता है एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस होगा। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2011 का है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, द मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल assemble spontaneously into bilayer when placed in water and form closed spherical structure known as। ठीक है, तो जब मेम्ब्रेन जो लिपिड होता है, लिपिड मॉलिक्यूल के जो मेम्ब्रेन होती है, अगर हम उसे एक्वस एनवायरनमेंट में डालेंगे तो वो स्पॉन्टेनियसली क्या फॉर्म करता है, या तो बाइलेयर फॉर्म करता है या एक स्फेरिकल डबल लेयर का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्लोज्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्या, लाइपोसोम। द करेक्ट ऑप्शन इज लाइपोसोम बोलते हैं। ठीक है, लाइजोसोम भी नहीं होगा, ठीक है, पैरोक्सिसोम भी नहीं होगा और एंडोसोम भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 3। सो लाइपोसोम क्या है, लाइपोसोम एक स्फेरिकल या फिर मल्टीलेयर्ड स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं। ठीक है,
अब लाइपोसोम जो होते हैं वो मिसिली की तरह ही होते हैं, बट इसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ये दोनों जो लिपिड मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोफोबिक टेल्स मिल करके क्या करते हैं, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हमें बोलते हैं लाइपोसोम। क्या बोलते हैं? लाइपोसोम। ठीक है, ये लाइपोसोम क्या होता है? ये मल्टी लेयर्ड स्फेरिकल वेसिकल है जो कि किससे बना है? फैटी एसिड डाई एसिल चेन से फॉस्फोलिपिड के, या फिर फॉस्फोलिपिड बायलेयर से एक्वस सॉल्यूशन में। ये एक्वस सॉल्यूशन में लाइपोसोम का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। और ये जो बायलेयर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का हाइड्रोफोबिक टेल होगा, हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप, जिसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है? एम्फीफिलिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये लाइपोसोम जो होते हैं नेचुरली भी बनते हैं, सिंथेटिकली भी बनते हैं, और ये जो होते हैं ये यूज होते हैं, इनका यूज किस लिए होता है? आर्टिफिशियल ड्रग डिलीवरी व्हीकल की तरह मेडिसिन में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज लाइपोसोम। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट सी का क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन्ड है। पार्ट सी का क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2017 में आया है। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। Sphingolipid and cholesterol molecules of the lipid bilayer aggregate into multiple tiny rafts instead of a single large one. Considering that the size of the lipid raft depend on the affinity of sphingolipid and cholesterol for one another and another lipid in the membrane, choose the option that best describe this property. ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, वो एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं? राफ्ट बना रहे हैं। ठीक है, टाइनी राफ्ट बनाते हैं। ठीक है, जिनकी अफिनिटी जो होती है, स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की अफिनिटी एक दूसरे से ज्यादा होती है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, और इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन सूट कर रहा है इस स्टेटमेंट को, हमें ये बताना है। सो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल बाइंड टू वन अनदर टाइटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं बाकी लिपिड के साथ, बट ये क्या करते हैं? टाइट एसोसिएशन में तो होते हैं, है ना। इनकी अफिनिटी एक दूसरे के लिए तो ज्यादा है, ये तो रिटर्न है, बट ये क्या इंडिपेंडेंट है एक दूसरे बाकी एनी अदर लिपिड मॉलिक्यूल से? नहीं। सो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल बाइंड टू वन अनदर विद सेम अफिनिटी एज दे बाइंड टू द अदर लिपिड स्पीसीज ऑफ द मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट भी कंप्लीटली इनकरेक्ट है, क्योंकि सेम अफिनिटी से बाइंड करते तो एग्रीगेट कैसे करते हैं ना, सेम अफिनिटी से बाइंड नहीं करते, इनकी अफिनिटी ज्यादा होती है एक दूसरे के लिए। थर्ड ऑप्शन इज Sphingolipid and cholesterol bind to one another with high affinity under the influence of some cytoskeletal elements. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, ऐसा हमने कुछ भी मेन क्लास में नहीं पढ़ा है ना। Now the fourth option is, फोर्थ ऑप्शन क्या है इसको पढ़ते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है Sphingolipid and cholesterol have slightly higher affinity than other lipid molecule of the membrane and are in dynamic equilibrium with their free forms. तो ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है कि स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की स्लाइटली ज्यादा एफिनिटी होती है, इसीलिए एग्रीगेट कर पा रहे हैं और राफ्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है अपने दूसरे फ्री फॉर्म से, है ना। ये मूव कर सकते हैं लिपिड के बायलेयर में, एंड दे जब पास आ रहे हैं तो एक राफ्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसको हम लिपिड राफ्ट बोल रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं सर्टेन लिपिड पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड या फिर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, ठीक है, ये लिपिड के बायलेयर में क्या होता है, एग्रीगेट करते हैं और फॉर्म करते हैं एक स्टेबल लार्जली ऑर्डर्ड स्लाइटली थिकर मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन, जिसको हम लिपिड राफ्ट बोलते हैं। और इस डायग्राम में हम लिपिड राफ्ट को देख सकते हैं, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज द लिपिड राफ्ट। ठीक है, जहां पर हम क्या देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड की जो एफिनिटी है वो एक दूसरे के लिए ज्यादा है देन द अदर लिपिड मॉलिक्यूल्स, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विद देयर फ्री फॉर्म्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ है, करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन। नाउ ये क्वेश्चन जो है ये जून 2018 का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन से है। मेम्ब्रेन प्रोटीन का भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है।
सो आप देख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पैन द लिपिड बायलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि स्पैन कर रहे होते हैं लिपिड बायलेयर को, ठीक है, अगर मैं लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊं, ठीक है, जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है लिपिड बायलेयर का, उसमें बोल रहा है कि जो लिपिड बायलेयर होती है उसमें जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो स्पैन करते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि लिपिड बायलेयर को क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं। ये कैसे स्पैन कर पा रहे हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट है ना। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन के पास क्या प्रेजेंट है कि ये लिपिड बायलेयर को स्पैन कर रहे हैं, तो इनके पास अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं, है ना, अल्फा हेलिसेस। अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स देखें तो उसमें क्या होता है, अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अल्फा हेलिसेस। ये जो अल्फा हेलिसेस होते हैं ये जो कि हाइड्रोफोबिक कोर के पास है, ये लिपिड बायलेयर की हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अल्फा हेलिसेस है ये लगभग 20 to 25 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, है ना। सो ये अल्फा हेलिसेस जो होते हैं ये 20 to 25 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। सो वी कैन सी हियर द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा हेलिसेस। यहाँ पर मैंने इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं जो कि स्पैन कर रहा होता है लिपिड बायलेयर को, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो कि ऑलरेडी मेन वीडियो में अपलोडेड है, यहाँ पर फिर से मैंने एक्सप्लेनेशन मेंशन किया है कि मोस्ट इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं वो स्पैन करता है लिपिड बायलेयर को, ठीक है, जिसका कुछ पोर्शन एक्सपोज होता है दोनों साइड पे, एन और सी टर्मिनल की बात की जा रही है। सिंगल पास का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है ग्लाइकोफोरिन, ठीक है, एंड मल्टी पास का एग्जाम्पल जीपीसीआर हो गया, और बाकी एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन्ड है। ये जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग पोर्शन होता है प्रोटीन का, ये यूजुअली क्या होता है, अल्फा हेलिसेस होते हैं, रीजन ऑफ 20 to 25 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, ठीक है, 20 to 25 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर 2 था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है ये दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या पूछा है, ठीक है। CSIR दिसंबर 2016 लाइफ साइंसेस का ये क्वेश्चन है। Which of the following describe the primary function of फ्लिपेज, ठीक है, फ्लिपेज क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन था, फ्लिपेज के बारे में भी हमने डिस्कस किया है वीडियो में। सो ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शंस वो है, वो प्राइमरी फंक्शन है किसका, फ्लिपेज का प्राइमरी फंक्शन। पहला ऑप्शन है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लिपिड प्रोटीन इंटरैक्शन इन द आउटर लीफलेट ऑफ द बायलेयर, ठीक है। सो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, ऐसा हमने कुछ भी फ्लिपेज के बारे में नहीं पढ़ा है। सेकेंड ऑप्शन है मूव सर्टेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम वन लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अनदर, ठीक है, तो कुछ सर्टेन फॉस्फोलिपिड को मेम्ब्रेन में एक लेयर से दूसरे लेयर में भेजता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, लोकलाइज मोर नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द लिपिड, ऐसा कुछ भी हमने फ्लिपेज के बारे में नहीं पढ़ा है कि वो नेगेटिवली चार्ज को लोकलाइज करा, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। एंड द फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या मेंशन्ड है, कॉज अनकपलिंग ऑफ V snares and T snares after fusion of incoming vesicle with the target membrane, ऐसा कुछ भी हमने फ्लिपेज के बारे में नहीं पढ़ा है। फ्लिपेज का अगर हम फंक्शन देखें तो फ्लिपेज एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको हम फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट तक जो है फॉस्फोलिपिड को स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड जैसे कि फॉस्फैटिडिल सेरीन और फॉस्फैटिडिल इथेनोलामाइन को, ठीक है। अगर हम लोग लिपिड बायलेयर को देखें, लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो फ्लिपेज है, ठीक है, फ्लिपेज क्या करता है, सो ये अगर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरिया और ये साइटोसोल को, सो ये फ्लिपेज क्या करता है, ये फॉस्फोलिपिड स्पीसीज को एक्स्ट्रासेलुलर लीफलेट से टू द साइटोसोलिक लीफलेट ये क्या करता है, फ्लिप करता है, मूवमेंट करता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर से
साइटोसोलिक की तरफ फ्लिपेज मूवमेंट करता है, फ्लॉपेज करता है। फ्लॉपेज क्या करता है? अगर हम फ्लॉपेज की बात करें, सो फ्लॉपेज साइटोसोलिक से एक्स्ट्रासेलुलर की तरफ फ्लॉपेज करता है, और स्क्रैम्बलेज दोनों डायरेक्शन में बाई डायरेक्शनली मूव कर सकता है, ठीक है। और ये फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज दोनों क्या करते हैं? एटीपी का यूज करके जो है ये प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आंसर है फ्लिपेज का। फ्लिपेज का प्राइमरी फंक्शन पूछा था, तो इन चारों ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूव सर्टेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम वन लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर, ठीक है। कुछ सर्टेन फॉस्फोलिपिड को यानी फॉस्फेटिडिल सेरीन और फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन को एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में मूव करता है। सो ये एक क्वेश्चन है, आई होप यहां से विजिबल होगा। सो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक मैच द कॉलम है, ये भी हमारे CSIR का क्वेश्चन है और 2017 का क्वेश्चन है ये। और ये CSIR बहुत सारे मैच द कॉलम्स पूछती है, तो इजीली अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है। इसमें अगेन दे रखा है मैच करना है, लाइपेज है। लाइपेज से अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर है 1, ठीक है। 1 है ऑप्शन 1, जिसमें ए जो है वो 3 से मैच कर रहा है। लाइपेजेस क्या होते हैं? लाइपेजेस वो एंजाइम है जो कैटलाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। सेकेंड जो है बी फ्लिपेज। फ्लिपेज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया जस्ट बिफोर कि फ्लिपेज क्या करते हैं? कैटालिसिस ऑफ एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ अमीनो फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन और सेरीन फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर साइटोसोलिक लीफलेट टू द प्लाज्मा ऑफ द साइटोसोलिक लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर से साइटोसोलिक लेकर आता है कौन? फ्लिपेज। फ्लॉपेज की बात करें, फ्लॉपेज के साथ जो है ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। स्टेटमेंट 2, कैटालिसिस ऑफ एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम साइटोसोलिक टू द एक्स्ट्रासेलुलर, साइटोसोलिक से एक्स्ट्रासेलुलर लीफलेट में फ्लॉपेज लेकर आता है। और स्क्रैम्बलेज का 4th दे रखा है, कैटलाइज द मूवमेंट ऑफ एनी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड अक्रॉस द बाइलेयर डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। सो डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन के अलोंग डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में जो है वो कौन कर रहा है? स्क्रैम्बलेज, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्क्रैम्बलेज जो होते हैं ये कैटलाइज करते हैं मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम वन लेयर टू द अनदर लेयर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इन एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर। तो यहां पर हम मैच द कॉलम में देख सकते हैं पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन था मैच द कॉलम का। सो इसका करेक्ट आंसर 1 है। सो ये भी एक CSIR का क्वेश्चन था। नाउ अब अगेन ये 2017 जून का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, बट फिर भी कुछ मुझे लगता है डाउट्स वगैरह रहेंगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस सीरीज में लेकर आई हूँ। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 7 अल्फा हेलिसेस, ठीक है। क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं पहले कि एक बोल रहा है यहाँ पर कि एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है, एक प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड यानी जुड़ा है, जिसमें कह रहा है 7 अल्फा हेलिसेस हैं, 7 अल्फा हेलिसेस, 7 अल्फा हेलिसेस हैं और हर विथ ईच हेलिक्स कंटेनिंग 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज। हर एक हेलिक्स में 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज है, ठीक है, 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज है। While treating the membrane with all kind of protease, a major portion of the protein remain intact. जब मेम्ब्रेन को ट्रीट किया गया प्रोटीएज से, प्रोटीएज एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करता है यानी तोड़ता है ना। सो प्रोटीएज से ट्रीट किया गया जब मेम्ब्रेन को, फिर भी कुछ ये जो प्रोटीन थे कुछ इसमें इंटैक्ट थे, इंटैक्ट मतलब टूटे नहीं थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। ट्रीटमेंट विथ हाई सॉल्ट टिल 1.5 मोलर NaCl, जब ट्रीटमेंट किया गया सॉल्ट से, NaCl से, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन यहां पर दे रखा है 1.5 मोलर NaCl से ट्रीट किया गया है ना, 1.5 मोलर NaCl से जब ट्रीट किया गया और बफर किया गया pH 5 से, फेल टू डिसोसिएट दिस प्रोटीन फ्रॉम द मेम्ब्रेन, ठीक है। सो pH यहाँ पर 5 pH दिया गया, बफर के साथ ट्रीट किया गया, ठीक है। हाई सोडियम आयन
कंसंट्रेशन के साथ ट्रीट किया गया, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से, ठीक है। और कौन से प्रोटीन थे जिसके पास 7 अल्फा हेलिसेस थे, 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज थे। तो अब पूछ रहा है कि कौन सा इसमें एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पेरिफेरल ग्लाइकोप्रोटीन। सेकेंड ऑप्शन है कि ये प्रोटीन जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन हो सकता है जिसमें 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि ये पेरिफेरल प्रोटीन होगा जिसमें एन और सी टर्मिनल रिमेन एक्सपोज टू द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पेरिफेरल प्रोटीन विद बोथ एन सी टर्मिनल रिमेन एक्सपोज टू द साइटोसोलिक सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन, जो सही करेक्ट आंसर है, वो आंसर 2 है, ऑप्शन 2 है, जिसका यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है इंटीग्रल प्रोटीन विद 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। सो ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में है, इंटीग्रल प्रोटीन जिसमें 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें इस क्वेश्चन को कैसे किया गया होगा, तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया गया कि हमने क्या किया, प्रोटीएज से भी ट्रीट कर दिया तो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं टूटा, राइट। फिर हमने NaCl दिया, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन दिया, एसिडिक पीएच दिया, तब भी मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं रिमूव हुआ। हमने ऑलरेडी जब आइसोलेशन पढ़ा है प्रोटीन का, मेम्ब्रेन प्रोटीन का, तो हमने ये चीज देखी है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जो मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली या फिर इंट्रासेलुलरली जो है वो अटैच होते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की तरह, राइट। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की तरह मेम्ब्रेन, या अगर हम लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक्स्ट्रा सेलुलरली लेट से या फिर यहाँ पर साइटोसॉल में, ठीक है, अगर ये इनर साइड है और ये आउटर साइड है, ठीक है। सो ये जो होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स है ना, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन्स है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलरली ही जुड़े हैं, है ना। वही इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो पूरे मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को आइसोलेट करने के लिए हम हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट देते हैं, NaCl और पीएच देते हैं, ठीक है। एक पीएच और सॉल्ट कंसंट्रेशन पे जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं। बट इस प्रोटीन को हमने इतना कुछ किया, ट्रीट किया प्रोटीएज से, ठीक है, उसके अलावा भी पीएच और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन दिए, तब भी वो रिमूव नहीं हुआ। और प्रोटीन में अल्फा हेलिसेस हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं, उसमें अल्फा हेलिसेस के थ्रू ही वो स्पैन करते हैं, राइट। और वो अल्फा हेलिसेस कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज या फिर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। सो इसीलिए इसका ऑप्शन 2 एकदम ही करेक्ट है, विच इज इंटीग्रल प्रोटीन विद 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। सो करेक्ट ऑप्शन, ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन हो सकता है जो इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो नहीं टूटा या नहीं उसमें डिसोसिएट किया, तो वो प्रोटीन है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन विद 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 2 है। सो आंसर हम देख सकते हैं आंसर 2 है, बिकॉज ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए हम डिटर्जेंट देते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम देख सकते हैं, जून 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है जून का। सो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि लेटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन कैन बी फॉलोड एंड डिफ्यूजन रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। सो यहाँ पर मेम्ब्रेन के जो मूवमेंट है उस पर क्वेश्चन है कि लेटरल डिफ्यूजन जो होता है प्रोटीन का उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। सो यहाँ पर दे रखा है पहला ऑप्शन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। द थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फ्रैप। सो फ्रैप के बारे में हमने पढ़ा है, फ्रैप बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रैप जो होता है फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लेटरल डिफ्यूजन को या फिर मॉलिक्यूलर मोबिलिटी को एनालाइज करते हैं या देखते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लेटरल मूवमेंट जो होता है स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का वो क्वांटिफाइड होता है या फिर वो समझा जाता है बाय फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग जो टेक्निक है। यहाँ पर पूरी टेक्निक मेंशन्ड है, यहाँ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को देख सकते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन से इसको फ्लोरेसेंट रिएजेंट से पहले टैग किया जाता है, ठीक है, फिर इसको लेजर से ब्लीच करते हैं एंड आफ्टर समटाइम्स हम देखते हैं कि ये जो ब्लीच्ड एरिया है इसमें कुछ फ्लोरेसेंट टैग्ड
जो प्रोटीन या लिपिड मॉलिक्यूल्स है ये वापस से आ गए, ठीक है। और इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि ये ब्लीचिंग के बाद जो कि फ्लोरेसेंस बिल्कुल कम हो गया था, 1000 पे हो गया था, वो वापस से रिकवर कर गया है। और ये जो ग्राफ का एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है इमोबाइल मॉलिक्यूल्स को। इमोबाइल जो प्रोटीन या लिपिड जो इमोबाइल हैं, जो मूव नहीं किए हैं, जैसे ये मूवमेंट को बता रहा है, राइट। सो मूव नहीं किए हैं, ये इमोबाइल पोर्शन को बता रहा है, और ये जो है ये मोबाइल पोर्शन को बता रहा है ना। तो ये टेक्निक है जिससे हम मॉलिक्यूलर मोबिलिटी को पता कर सकते हैं, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर मोबिलिटी, ठीक है। लेटरल डिफ्यूजन सबसे ज्यादा देखा गया, हाईएस्ट होता है लिपिड में, फिर सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन में, एंड देन मल्टी पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। टू इन्वेस्टिगेट द डायनेमिक नेचर ऑफ टू अनरिलेटेड सेंट्रोसोम लोकलाइज्ड जीपीएफ टैग्ड प्रोटीन। सो यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसको फ्लोरेसेंट डाई से टैग किया गया है, जीपीएफ टैग्ड प्रोटीन है। दो प्रोटीन है, एक जीपीएफ ए और एक है जीपीएफ बी। Team of scientists conducted fluorescent recovery after photo bleaching experiment. The FRAP profile of these two proteins is given below. So यहाँ पर जो दो प्रोटीन है इसको टैग किया गया, फिर उसमें फ्रैप कंडक्ट किया गया, और फिर उसका जो ग्राफ बन के आया या फिर जो उसका एक्सपेरिमेंट के बाद जो प्रोफाइल आया वो इस तरीके से आया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शंस मेंशन्ड है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द जीपीएफ बी शो फास्टर एक्सचेंज रेट देन जीपीएफ ए। अब अगर हम ग्राफ को देखें और समझें, ग्राफ को अगर हम देखें और समझें, जीपीएफ बी की बात कर रहा है कि जीपीएफ बी शो फास्टर एक्सचेंज रेट देन जीपीएफ ए। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? जीपीएफ बी जो प्रोटीन्स है वो फास्टर एक्सचेंज शो कर रहे हैं, मतलब वो ए से जल्दी मूव कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? अगर हम जीपीएफ बी का ग्राफ देखें, ये जो कि डार्क लाइन से शो किया गया है यहाँ पर, तो जीपीएफ बी में इतना पोर्शन जो है ये इमोबाइल फ्रैक्शन को बता रहा है या इमोबाइल परसेंटेज को बता रहा है, इमोबाइल परसेंटेज को बता रहा है, ठीक है। और ये जो रेस्ट ऑफ द इतना पोर्शन जो यहाँ पर है ये मोबाइल फ्रैक्शन को बता रहा है। किसको? मोबाइल फ्रैक्शन को या मोबाइल परसेंटेज को, है ना। मतलब ये इमोबाइल कौन से, मतलब इमोबाइल वो प्रोटीन्स जो मूव नहीं कर पाए। सो ये फ्रैक्शन बता रहा है वो उन प्रोटीन्स को जो कि मूव नहीं कर पाए, और ये बता रहा है उन प्रोटीन्स के बारे में जो कि मूव कर गए, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जीपीएफ बी की। अब अगर हम ए पे फोकस करें, जीपीएफ ए की बात करें, जीपीएफ ए में ये जो पोर्शन है वो किसको बता रहा है? इमोबाइल परसेंटेज को बता रहा है। वो परसेंटेज को बता रहा है जो कि इमोबाइल है, ठीक है, मतलब मूव नहीं करे। और वहीं इतना पोर्शन जो है वो ए का, वो बता रहा है मोबाइल फ्रैक्शन के बारे में या मोबाइल परसेंटेज, ठीक है, कितने जो थे वो मूव कर गए। पहला स्टेटमेंट है कि जीपीएफ बी शो फास्टर एक्सचेंज रेट देन ए। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम देखें कि जीपीएफ बी जो है उसमें मोबाइल फ्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू ए से, ठीक है। तो मतलब इसमें जल्दी मूव किए, फास्टर एक्सचेंज हुआ, इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था? फास्टर था, इसीलिए मोबाइल फ्रैक्शन का ज्यादा है एज कंपेयर टू बी का मोबाइल फ्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जो जीपीएफ बी थे उनका फास्टर एक्सचेंज रेट था देन ए। The second statement is GPF A show faster exchange rate than B. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है ना, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? GPF A has more immobile fraction than GPF B. ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। A के पास इमोबाइल फ्रैक्शन ज्यादा है A के पास than B, ठीक है। B के पास तो इतने ही थे, A के पास इतने हैं, तो इमोबाइल फ्रैक्शन ए के ज्यादा है बी से। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट है जीपीएफ बी हैज मोर इमोबाइल फ्रैक्शन देन ए। ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 2019 दिसंबर सीएसआईआर का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो ये हम देख सकते हैं इस तरीके से। सेम चीज यहाँ पर मैंने बताई है, जहां पर ये
ये वाला पार्ट इमोबाइल फ्रैक्शन को बताता है, ये वाला पार्ट मोबाइल परसेंटेज को बताता है ना, इमोबाइल परसेंटेज मोबाइल परसेंटेज को बताता है। इस सेम ग्राफ को रीड करके ही लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहां पर 1 है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ PYQs के क्वेश्चंस थे जो कि मैंने लास्ट जितने वीडियोस अपलोड हुए हैं, जितने 3-4 वीडियोस जो भी अपलोड हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर पे और मेम्ब्रेन प्रोटीन पे, उससे एसोसिएटेड मेन फोकस जो था वो मेम्ब्रेन प्रोटीन पे फोकस्ड करके ये कुछ PYQs जो कि CSIR में पूछे हैं पिछले कुछ सालों में, मैंने यहाँ पर मेंशन किए थे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।